सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा आसमां। इस कदर प्यार है तुमसे है। एक जादुई, मखमली और मदहोश कर देने वाली आवाज। रात दिन बस मुझे चाहती। ये सिंगर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। इनकी गायकी का असर ऐसा कि बच्चे भी इनके नाम से वाकिफ हैं, और वो नाम है सोनू निगम। सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। इनकी गायकी का जादू ही है कि सालों पहले गाए इनके गानों की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। इन लम्हों के दामन में पाकी। इनके गाने जितनी बार सुनो, दिल से या तो वाह निकलती है या फिर आ। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़। 90 के दशक में सोनू की गायकी ने जवां दिलों में कभी प्यार का एहसास जगाया तो कभी टूटे दिलों पर मरहम का काम किया। आसमान वाले ज़मीं पर उतर। 2000 के पहले दशक में सोनू निगम की गायकी का जादू बरकरार रहा और ये उस दौर के सबसे पॉपुलर, डिमांडिंग और बेमिसाल सिंगर रहे। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू ही। फिल्मों में सोनू की रफ्तार अब भले ही थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन उनकी गायकी में आज भी पहले वाला जादू और मदहोशी बरकरार है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल। 4 साल की उम्र में सोनू निगम की गायकी का सफर शुरू हुआ और कामयाबी मिली। इसके करीब 16 साल बाद साल दर साल इनकी सिंगिंग ने वो असर पैदा किया कि ये लिविंग लेजेंड बन गए। तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई तन्हाई। यानी जितना लंबा संघर्ष उससे कहीं बड़ी सफलता। जितने सफल सिंगर उतनी ही विवादित शख्सियत। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे। बातों को नजरअंदाज करना शायद इस सिंगर को नहीं आता, तभी तो अक्सर इनके बयानों को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आती है। अब है सामने, इसे छू लो जरा। ये जितने ही ज्यादा सक्सेसफुल सिंगर हैं, उतने ही ज्यादा विवादों में पड़ने वाली शख्सियत भी। ये दर्द है या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा, ये कोई। कभी ठाकरे परिवार से इनकी भिड़ंत हुई तो कभी सलमान खान से पंगा हुआ। कभी अपने बयानों के लिए इन्हें माफी मांगनी पड़ी तो कभी अपने बयान से ये एक बड़े वर्ग के निशाने पर आ गए। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल। फिल्मों में सिंगिंग का मौका नहीं मिलने पर हताश होकर मुंबई छोड़कर सोनू निगम दिल्ली लौट रहे थे। वो कौन महिला संगीतकार थीं जिन्होंने एक कमाल की ट्रिक अपनाकर सोनू को अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया, बताऊंगी इस पेशकश में आगे। इसके अलावा जानेंगे वो खौफनाक किस्सा जब पाकिस्तान में सोनू निगम ने हनुमान चालीसा पढ़कर आतंकवादियों से अपनी जान बचाई थी। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है। और अंत में जानेंगे कि एक झूठी कहानी ने कैसे सोनू निगम को इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के घर घर में मशहूर बना दिया। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं सोनू के सिंगर बनने की कहानी। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। सोनू के माता पिता दोनों गायक थे। पिता अगम कुमार निगम भी सिंगिंग की दुनिया के मशहूर नाम रहे हैं। सोनू के माता पिता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। सोनू की पैदाइश के बाद भी मुश्किलों का सिलसिला जारी रहा। जब सोनू 4 साल के हुए तब ये पिता के साथ गाने लगे थे। छोटी उम्र से ही ये पिता के साथ जागरण, शादियों और अन्य कार्यक्रमों में गाने लगे थे। गायकी के साथ ही सोनू पढ़ाई में भी अच्छे थे और 10वीं क्लास तक ये अपनी क्लास के टॉपर रहे। शुरू में सोनू साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन 10वीं के बाद जब इनकी असली आवाज खुली तो वो इन्हें खुद भी अच्छी लगने लगी।
पिता के साथ कार्यक्रमों में प्रस्तुति से लगातार मिल रही वाहवाही ने सोनू को गायकी में ही करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस बीच वो अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर पा रहे थे। जब ये 15 साल के थे तो इन्हें प्रति शो 50 रुपए मिलते थे और बाद में प्रति शादी या जागरण 175 रुपए मिलने लगे। सोनू के पिता अगम कुमार निगम अब करीब 40 साल की उम्र के हो चुके थे और अपना अब तक का समय वो जागरण और शादी की पार्टियों में गाते हुए बिता चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि बेटा भी इसी तरह पार्टी और इवेंट का सिंगर बनकर रह जाए, इसलिए उन्होंने सोनू के सामने 2 शर्तें रख दी। पहला ये कि सोनू 18 साल की उम्र होने पर दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा ये कि वो मुंबई शिफ्ट होने के बाद वहां तब तक कोई शो नहीं करेंगे जब तक कि उनका कोई म्यूजिक एल्बम लॉन्च ना हो जाए। कब ये जानेगी, कब ये मानेगी। खैर, मुंबई शिफ्ट होने के प्लान के तहत सोनू ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सीडी और कैसेट सुनकर संगीत सीखा। साथ ही दिल्ली में 4 महीने तक राग और ताल का ज्ञान हासिल किया ताकि मुंबई आने पर लोगों से परेशान न होना पड़े। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी तय योजना के मुताबिक 18 साल की उम्र होने पर सोनू अपने पिता के साथ मुंबई पहुंचे और यहाँ के बांद्रा स्थित मानसरोवर होटल में रुके। यहाँ सामान रखकर ये दोनों एक्टर सचिन पिलगांवकर के घर गए। उन्होंने सोनू को दिल्ली में एक प्रतियोगिता में जज करते हुए सुना था और इनके पिता से कहा था कि जब ये बड़े हो जाएं तो मेरे पास ले आना। सचिन ने बहुत प्यार से इन दोनों से मुलाकात की और मदद करने का वादा किया। इसके कुछ दिनों बाद सोनू अपने पिता के साथ अनु मलिक के पास गए, जिन्होंने सोनू को दिल्ली में एक प्रतियोगिता में गाते हुए सुना था और इनकी तब खूब तारीफ भी की थी। अनु मलिक से मुलाकात तो हुई, लेकिन उनके पास तब खुद काम नहीं था, इसलिए उस वक्त वो इनकी मदद नहीं कर सके। तुझे लागे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे। कुछ दिनों बाद सोनू पिता के साथ अपने एक चाचा के घर रहने लगे। कुछ महीने बाद इन्होंने अपना दिल्ली का घर बेचकर मुंबई के अंधेरी में एक कमरे का अपार्टमेंट खरीद लिया और माँ दिल्ली में ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहती थीं। मुंबई में सोनू अपने पिता के साथ ही रहते थे। खाना बनाने से लेकर साफ सफाई, सब्जी दूध लाने तक का सारा काम सोनू के ही जिम्मे था। इसीलिए अपार्टमेंट के नीचे टहलने वाली ज्यादातर लड़कियां सोनू को एक स्मार्ट नौकर समझती थीं। ये बातें एजे नाम की एक दुकान पर बैठने वाला अजय नाम का लड़का सोनू को बताता था। की डोली में परियों की झोली में शहजादियां। फिल्मों में गाने का चांस ढूंढने के लिए सोनू निगम का संघर्ष जारी था। वो अक्सर पीसीओ जाते और म्यूजिक डायरेक्टर्स समेत हर उस शख्स को फोन करते जहां काम मिलने की उम्मीद होती। इसी बीच सोनू को म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना के बारे में पता चला, जो नए लोगों को ब्रेक देने के लिए जानी जाती थीं। उनसे मिलने के लिए सोनू निगम साल 1991 में पहली बार सरगम स्टूडियो गए। वहां इन्होंने देखा कि अलका याग्निक और कुमार सानू के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उषा खन्ना ने सोनू को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं बैठे और लगभग 7 घंटे खड़े रहकर इंतजार किया। सोनू को उम्मीद थी कि रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खुलने पर उन्हें खड़ा देखकर उषा जी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। खैर, लंबे इंतजार के बाद उषा खन्ना को किसी ने बताया कि वो लड़का अभी भी खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। इसके बाद उषा खन्ना ने सोनू का ऑडिशन लिया और इन्होंने अपना गाना तन्हाई गाकर सुनाया। इनकी आवाज सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। उषा जी ने कहा कि सोनू, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें कब और किस फिल्म में मौका दे पाऊंगी ये अब भी कहना मुश्किल है। तुम मुझसे मिलते रहना। इसके बाद सोनू अक्सर उषा खन्ना के घर जाते और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते। रोज की तरह एक दिन शाम के करीब 4 बजे सोनू उषा खन्ना के घर पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उषा जी से कहा कि मैम, अब मैं दिल्ली वापस लौट रहा हूँ।
6 महीने हो गए, लेकिन मुंबई में कहीं कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद उषा खन्ना ने समझाया कि जल्दबाजी मत करो, कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। फिल्मों में सिंगर बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, तुम्हें तो अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। कभी अलविदा ना कहना। उषा खन्ना सोनू को फिल्मों में मौका देना चाहती थीं, लेकिन उनके पास खुद ज्यादा काम नहीं था और जो फिल्में उनके पास थीं भी, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सोनू जैसे नए सिंगर के लिए राजी करना मुश्किल था। उषा जी को लगने लगा था कि सोनू मुंबई छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक फिल्म में उनके लिए जगह बनाई और उस फिल्म में हीरो हीरोइन जब भी मिलते थे, उस सीन के लिए एक सिग्नेचर ट्यून कंपोज किया और उसके साथ सोनू निगम का आलाप जोड़ दिया। छोटा ही सही, लेकिन किसी फिल्म में इस तरह का मौका मिलने से सोनू को उम्मीद जगी और उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला बदल दिया। तेरी कसम तेरी राहों में आकर। सोनू निगम ने अपने सिंगिंग करियर का पहला गाना 1990 में फिल्म जानम के लिए गाया था, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने DD1 के शो तलाश का गाना हम तो छैला बन गए गाया। 1992 में सोनू निगम ने रफी की यादें नाम से एक एल्बम लॉन्च किया, जिसकी काफी सराहना हुई। अब तक सोनू अपने पिता के साथ बसों और अपनी बाइक से मुंबई की सड़कों पर घूमा करते थे और लोगों से मुलाकात कर काम की तलाश करते थे। सोनू का पहला फिल्म सॉन्ग बना आजा मेरी जान, जो फिल्म ओ आसमान वाले के लिए था। ये गाना भी सोनू को मिलने की दिलचस्प कहानी है। दरअसल सोनू ने इस गाने को डमी के तौर पर गाया था और असल में इसे बाला सुब्रमण्यम गाने वाले थे। फिल्म की शूटिंग डमी गाने पर हो रही थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार थे। सोनू के गाए इस गीत को न केवल उन्होंने फिल्म में शामिल करवाया, बल्कि सोनू निगम से मिलने की इच्छा भी जताई। अजीत कोहली नाम के एक व्यक्ति ने सोनू को फोन करके बताया कि गुलशन कुमार जी आपसे मिलना चाहते हैं। जब सोनू उनसे मिलने पहुंचे तो गुलशन जी ने कहा कि आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जितने हो सकेंगे मौके भी दूंगा। मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, जफाएं करो। इसके बाद गुलशन कुमार ने इनसे अपने ओरिजिनल गीत गाने की सलाह दी, क्योंकि तब तक लोग सोनू को उनके एल्बम रफी की यादें के लिए ही जानते थे। गुलशन कुमार ने सोनू के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, बल्कि उनसे कहा कि तुम बाहर जितने गाने चाहो गा सकते हो, लेकिन कवर वर्जन सिर्फ टी सीरीज के लिए गाओ। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे सब। सोनू निगम की कहानी पर आगे बढ़े, इससे पहले एक और सिंगर की बात यहाँ जाननी बहुत जरूरी है, ताकि आप सोनू को मिली पहली बड़ी कामयाबी के पीछे का असल राज समझ सकें। साल 1992 में गुलशन कुमार की नजर एक शानदार पाकिस्तानी सिंगर पर पड़ी, जिनका नाम था अताउल्लाह खां। उनकी आवाज में एक अलग सा दर्द भरा था। गुलशन कुमार ने गीतकार योगेश से अच्छा सिला दिया, वफा न रास आई और दिल तोड़ के हंसती हो, मेरा जैसे गाने लिखवाए और इन्हें अताउल्लाह खां की आवाज में रिकॉर्ड कराया। इन गानों का एल्बम बेदर्दी से प्यार का नाम से लॉन्च हुआ। बेवफाई भरे गीतों को अताउल्लाह खां की दर्द भरी आवाज ने अमर बना दिया। ये एल्बम भारत में सुपरहिट हो गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। कुछ महीने बाद जनवरी 1993 में गुलशन कुमार ने बेवफा सनम नाम से एक एल्बम लॉन्च किया। इसमें गुलशन जी ने एक बदलाव करते हुए अताउल्लाह खां के गाए अच्छा सिला दिया, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला जैसे कुछ गीतों को सोनू निगम से गवाया। ये प्रयोग सफल रहा और सोनू की भी आवाज में ये गाने बहुत पसंद किए गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। सोनू निगम की आवाज में दर्द और बेवफाई भरे गीतों की कामयाबी से उत्साहित टी सीरीज ने बेवफा सनम एल्बम के आगे भी 6 वॉल्यूम लॉन्च किए, जिन्हें गुलशन कुमार ने सोनू निगम के अलावा कुमार सानू, उदित नारायण, सुरेश वाडेकर, नितिन मुकेश जैसे सिंगर्स से भी कई गाने गवाए, लेकिन सोनू के गाए गाने सबसे ज्यादा मशहूर हुए। मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे।
बेवफा सनम एल्बम सीरीज की बेशुमार कामयाबी के बाद गुलशन कुमार ने इसके हिट गीतों को लेकर एक फिल्म बनाने की सोची। फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का और आशिकी के रूप में ऐसा सफल प्रयोग गुलशन कुमार पहले भी कर चुके थे, यानी म्यूजिक एल्बम के कामयाब होने पर उसे एक कहानी में पिरोकर फिल्म बना देना। यही प्रयोग इन्होंने बेवफा सनम एल्बम के साथ किया और अपने भाई किशन कुमार को हीरो के तौर पर लेकर बेवफा सनम नाम से फिल्म बनाई और इस फिल्म में बेवफा सनम एल्बम में सोनू निगम के गाए कुछ हिट गानों को शामिल किया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए गुलशन कुमार ने एक नायाब तरीका ढूंढा। फिल्म की कहानी को हकीकत बताकर प्रमोट किया गया। दरअसल फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये झूठ फैलाया गया कि बेवफा सनम फिल्म की कहानी पाकिस्तान के सिंगर अताउल्ला खान की जिंदगी की सच्चाई पर आधारित है। फिल्म का हीरो एक फेमस क्रिकेटर होता है जो झूठे आरोप में जेल चला जाता है। जेल में रहते हुए हीरो को पता चलता है कि उसकी माशूका उसे धोखा देकर उसके ही एक दोस्त से शादी रचाने जा रही है। इससे बौखलाया हीरो जेल से भागकर शादी वाले दिन अपनी प्रेमिका के घर जाता है और दुल्हन के जोड़े में सजी अपनी गर्लफ्रेंड और उसके होने वाले पति का मर्डर कर देता है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए टी सीरीज की ओर से ये बात प्रचारित की जाने लगी कि अताउल्ला खान ने अपनी प्रेमिका की बेवफाई के चलते हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सारे गाने जेल से गाए हैं। ये कहानी सुनकर लोगों का इमोशनल होना स्वाभाविक था। नतीजन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में खूब भीड़ उमड़ी। साथ ही यहाँ तक अफवाह उड़ी कि गुलशन कुमार इन कैसेट्स की कमाई से अताउल्ला खान को जेल से रिहा कराएंगे। तेरी गली विचों लंघेगा जनाजा जदों मेरा, तेरे दिल दे महल्ले विच। लोग अताउल्ला खान को फांसी से बचाने के लिए भी कैसेट्स खरीदने लगे और देश भर में सोनू निगम के गाए दर्द भरे नगमे गूंजने लगे। असल में लोग सोनू की आवाज को अताउल्ला खान की असल आवाज समझ रहे थे। उस वक्त अताउल्ला खान को भारत का बच्चा बच्चा जान गया और जाने अनजाने में इसका सबसे बड़ा फायदा टी सीरीज और गायक के तौर पर सोनू निगम को मिला। इस फिल्म के गाने सुपरहिट होने से सोनू निगम भी पॉपुलर हो गए और उनकी आवाज घर घर पहुंच गई। कई साल बाद पता चला कि ये पूरी कहानी ही झूठ थी। पाकिस्तान में किसी अताउल्ला खान ने प्रेमिका का खून तो किया था, लेकिन वो सिंगर अताउल्ला खान नहीं थे, बल्कि फिल्म को हिट कराने के लिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई थी। भोली जनता को इससे मूर्ख बनाया गया, लेकिन टी सीरीज ने खूब कमाई की और सोनू निगम का करियर भी अब सरपट चल पड़ा था। सोनू के करियर के लिए बेवफा सनम फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी का नतीजा था कि तब मशहूर रही टिप्स कंपनी के मालिक ने सोनू को अपनी कंपनी के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सोनू निगम ने कहा था कि अगर मैं आज गुलशन जी को धोखा दूंगा तो कल आपको भी धोखा दे सकता हूँ। करके मीठी मीठी बातें। अब आपको सुनाती हूँ वो किस्सा जब हनुमान चालीसा पढ़कर सोनू निगम ने अपनी जान बचाई थी, और इस घटना में बाल बाल बचने को सोनू अपना दूसरा जन्म मानते हैं। दरअसल 10 अप्रैल साल 2004 को सोनू निगम पाकिस्तान के एक टीवी कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए फैमिली के साथ पहुंचे थे। कॉन्सर्ट पूरा होने के बाद एक कार से वो अपने परिवार के साथ आर्मी एरिया से होते हुए एयरपोर्ट वापस जा रहे थे। तभी वहां एक तेज धमाका हुआ और उनकी पास की एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सोनू निगम ने बताया था कि जब उनके सामने ये हादसा हुआ तो वो बुरी तरह डर गए और तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और तब तक हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं किया जब तक कि एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लास्ट का निशाना सोनू निगम पर ही था, लेकिन वो बाल बाल बचे। वहीं सोनू निगम ने कहा था कि हनुमान जी ने उन्हें बचाया था, और उसके बाद से हनुमान जी में उनकी श्रद्धा और बढ़ गई थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज
साल 1995 में सोनू निगम को बेहद चर्चित और पॉपुलर रहे रियलिटी शो सारेगामा होस्ट करने का मौका मिला था। सोनू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये शो खास तौर पर उन्हीं को होस्ट करने के लिए ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। सोनू को ये शो कैसे मिला, अब इसकी कहानी जान लेते हैं। दरअसल सोनू निगम एक बार जी टीवी के लोकप्रिय शो अंताक्षरी में मेहमान की भूमिका में शामिल होने पहुंचे थे। इस शो के प्रोड्यूसर गजेंद्र सिंह तब सोनू की पर्सनैलिटी और बातचीत करने के अंदाज से बहुत प्रभावित हुए थे। तब तक अंताक्षरी शो अनु कपूर होस्ट कर रहे थे और किसी वजह से वो ये शो छोड़ना चाहते थे। इसी वजह से गजेंद्र सिंह ने सोनू को ये शो होस्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन सोनू ने अपने करियर सिंगिंग पर फोकस रखने के लिए इस ऑफर को ठुकरा दिया और गजेंद्र से कहा कि अगर भविष्य में वो कोई म्यूजिक प्रोग्राम प्रोड्यूस करेंगे तो वो जरूर उसे होस्ट करेंगे। इसी के बाद गजेंद्र सिंह ने सोनू को ध्यान में रखते हुए सारेगामा रियलिटी शो बनाया, जिसे होस्ट करके सोनू निगम देश विदेश में मशहूर हो गए। सारेगामा के जरिए सोनू को ऐसी शोहरत मिली कि पहली बार किसी गायक का पोस्टर गलियों में बिकने लगा था। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि सोनू जितना अच्छा गाते थे उतनी ही अच्छी उनकी पर्सनैलिटी भी थी। लुक्स में ये तब उस दौर के पॉपुलर एक्टर्स को भी टक्कर देते थे। सोनू निगम को अपनी पॉपुलैरिटी का एहसास पहली बार तब हुआ जब वो नवंबर 1995 में एक शो करने इजराइल गए हुए थे। सारेगामा मई में शुरू हो चुका था। इनके साथ चंकी पांडे और कुछ हीरोइंस भी थीं। जब ये लोग इजराइल के एयरपोर्ट से निकले तो देखा कि लड़कियों ने चंकी पांडे को किस करना शुरू कर दिया। सोनू भी अपना सामान लेकर निकल रहे थे और सोच रहे थे कि हीरो आखिर हीरो होता है। तभी अचानक उन्होंने देखा कि लड़कियों का हुजूम चंकी पांडे को छोड़कर उनकी तरफ आ रहा था। सोनू को लगा कि उनके पीछे कोई स्टार आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। चंकी को छोड़कर लड़कियां सोनू के पास आ गईं और अचानक उनको घेर लिया और सब उन्हें किस करने लिए टूट पड़ी। सोनू का चेहरा लिपस्टिक से लाल हो चुका था। सोनू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये उनका इस तरह का पहला अनुभव था और इन्हें बहुत मजा भी आया। उन्होंने काफी देर तक मुंह नहीं धोया और होटल में जाकर एक फोटो खींचकर बाद में उसे मां को दिखाया। तेरे ख्यालों से ही आँख जुड़। साल 1997 तक सोनू सारेगामा होस्ट करने के साथ ही फिल्मों में गा रहे थे, लेकिन प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्हें अब तक वो पहचान नहीं मिल सकी थी जिसके कि वो असल हकदार थे। 1993 से 1996 तक उन्होंने करीब 1 दर्जन से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उन्हें सफलता मिली 1997 में आई फिल्म बॉर्डर के एक गाने से। ये गाना था संदेशे आते हैं। इस फिल्म में उन्हें मौका दिया था संगीतकार अनु मलिक ने। इस गीत को 2 सिंगर्स ने मिलकर आवाज दी थी। यही वो गाना था जिसके जरिए न सिर्फ सोनू निगम की किस्मत बदली, बल्कि सिंगर रूप कुमार राठौड़ को भी इसी गाने के चलते पहचान मिली। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी इस गाने को सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने मिलकर गाया था, लेकिन राठौड़ को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन सोनू निगम को इसमें नॉमिनेट तक नहीं किया। इस बात की नाराजगी कहीं ना कहीं सोनू के मन में लंबे समय तक रही और उन्होंने इसे जाहिर करते हुए इसे गलत भी करार दिया था। कुछ वक्त बाद इस गाने के लिए सोनू को जी सिने अवार्ड देने का ऐलान किया गया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। अब तक सिंगर के तौर पर सोनू निगम को मोहम्मद रफी का क्लोन समझा जाता था, लेकिन संदेशे आते हैं के जरिए उन्होंने अपनी पहचान एक पुख्ता और वर्सेटाइल सिंगर की बनाई। साल 1997 में सोनू निगम को शाहरुख खान स्टारर फिल्म परदेस में गाने का मौका मिला। ये गाना भी बहुत हिट हुआ। इसके बाद तो सोनू लंबे वक्त तक किंग खान की आवाज रहे। ये दिल दीवाना दीवाना है। इन गानों की कामयाबी के बाद सोनू के करियर की गाड़ी ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी। 1998 में सोनू ने शाहरुख की फिल्म दिल से में एक और सुपरहिट गाना सतरंगी रे गाया। और बताऊं जोर
1999 में टी सीरीज के बैनर तले सोनू का एक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था दीवाना। इस एल्बम के गानों ने इन्हें रोमांटिक गानों का सरताज बना दिया। आज भी इस एल्बम के गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं। पल दो पल का मेरी 90s के आखिरी सालों में सोनू निगम ने कई ऐसे गाने गाए जिन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कामयाबी के शिखर पर रहते हुए आखिर किन ताकतों से टकराने के चलते सोनू निगम को गायकी से संन्यास लेने तक का ऐलान करना पड़ा था, जानिए अगले एपिसोड में विस्तार से। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट साथ ही अगले एपिसोड में बताऊंगी कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते गायकी छोड़ यूएस में सेटल होने के अपने फैसले को सोनू ने बदल दिया। इसके अलावा बात होगी कि कौन थी ठाकरे परिवार की वो बहू जिनसे कथित तौर पर अफेयर के चलते शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे सोनू निगम की जान के दुश्मन बन बैठे थे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके आप इसका अगला एपिसोड देख सकते हैं और अगले ही एपिसोड में बताऊंगी कि कैसे टी सीरीज, जी म्यूजिक, सलमान खान और कई अन्य म्यूजिक माफिया से खुलेआम पंगा लेने के बावजूद सोनू निगम का फिल्मी करियर खत्म नहीं हुआ।